Greetings and welcome to another video of the Hindu Vocab series। मैं उम्मीद करता हूँ I genuinely do hope कि आप कल के टेस्ट के लिए तैयार हैं because we will have a test tomorrow। वीकली टेस्ट होगा so that जो एक लिमिटेड वर्ड्स अभी तक हमने कवर किए हैं उनमें से थोड़ा एक रिवीजन हो जाए। और ऑफ कोर्स बहुत सारी स्टडीज़ ने भी शो किया है कि रेगुलर टेस्ट्स हेल्प इन रिवीजन, ठीक है। और उसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि बहुत ही जल्द विद इन अ डे और टू मैं आपके लिए सेंटेंस बेस्ड वीडियो भी लाऊंगा। इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। बेसिकली उसमें होगा क्या, हम एक सर्टन इमोशन पे, एक सर्टन टॉपिक पे हम सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे कि कुछ हिंदी में, अगर हम कुछ हिंदी में हमारे माइंड में हो, उसको इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो वो कैसे कहेंगे। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। काफ़ी बार जब आप माइंड में यू आर परप्लेक्स्ड, आपको समझ नहीं आता कि ये बात इंग्लिश में, मेरे माइंड में हिंदी है पर इंग्लिश में कैसे बोलूँ, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड उसमें मैं ध्यान रखूँगा कि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। मैं सीधा सिर्फ एडवांस्ड लेवल पे जो जिनकी इंग्लिश है, जो और सुपर एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, उनका ध्यान ना दूँ। सो या जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल दिस। नाउ लेट अस बिगिन। देखिए, सबसे पहले कल जो मैंने आपसे एमसीक्यू पूछा था ईडियम बेस्ड, उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ईडियम था वो था प्लेइंग टू द गैलरी। आई डोंट रियली नो, पर मुझे लगा कि कुछ लोगों का गलत भी गया है। मैंने एक्चुअली चेक किया नहीं, मैं जैसे ये वीडियो अपलोड करूँगा आई विल चेक ऑल दी आंसर्स, बट जो ओवरव्यू था उससे लग रहा था कि थोड़ा कुछ लोगों का गलत चला गया है। तो देखिए, इसका जो सही यहाँ पे आंसर है वो है अपीजिंग द मासेस। अब थोड़ा सा आपको इसका ओरिजिन समझाता हूँ कि ये कहाँ से लिया गया है, ताकि ओवरऑल वी नेवर फॉरगेट दिस ईडियम। ऑलराइट, देखिए ये जो ईडियम है ना, ये इसका जो ओरिजिन है वो थिएटर से हुआ था। जी हाँ, थिएटर, और वो भी काफ़ी समय पहले, आई थिंक 18th या 19th सेंचुरी के आसपास। देखिए थिएटर में ना एक सर्टन सेक्शन होता है सीट्स का जिसको गैलरी कहते हैं। गैलरी में सबसे सस्ती सीट्स होती हैं। तो सीधी सी बात है, जब वहाँ पर सबसे सस्ती सीट्स होती हैं तो जो लोग अमीर नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से नहीं बिलोंग करते, वो ही वहाँ पे बैठते थे। तो जब भी कोई, मान लीजिए थिएटर में कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई आर्टिस्ट, और वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो पीछे गैलरी में लोग बैठे हैं, जो थोड़ा बहुत अनसोफिस्टिकेटेड हैं कह लीजिए या गरीब हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो वो देखिए जो वहाँ पर जो अमीर क्लास थी ना, सोफिस्टिकेटेड क्लास थी, वो कहती थी ही इज़ द आर्टिस्ट इज़ प्लेइंग टू द गैलरी। जो वहाँ पर मासेस हैं, जो गरीब लोग बैठे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए गैलरी, सीधी सी बात है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो बैठते थे वो गैलरी में बैठते थे, क्योंकि वैसे भी आप सोसाइटी में देखोगे गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा हैं कंपेयर टू अमीर लोग। तो जब भी आप गरीबों को लुभाने की कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से, या फिर मासेस को लुभाने की कोशिश कर रहे हो, गरीबों को नहीं मासेस को, तो यू आर प्लेइंग टू द गैलरी। अब इसमें यह भी होता है कि थोड़ा सा आप चीप टैक्टिक्स अपना रहे हो, आप मेहनत कम कर रहे हो, आप बस पॉपुलिज्म सा कर रहे हो। तो पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कह सकते हो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग टू द गैलरीज। तो क्या करते हैं वो, कोई भी छोटा सा मुद्दा उठा लिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, वो लोग जो मेजर एनवायरनमेंट पे नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे, कोई ट्रिवियल सा मैटर उठा लेंगे जिसका कोई इतना लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट भी नहीं है, और क्या करेंगे, लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगे, जो मेजॉरिटी है उनके इमोशंस के साथ खेलेंगे। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, ठीक है। देखो, सॉर्सरी का अर्थ होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है सॉर्सरी, यहाँ पहले देखते हैं हिंदू में यूज़ कैसे किया है। पहले तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कपल बर्न फॉर प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी, अ वेरी डिप्रेसिंग टाइटल। दिल थोड़ा बहुत रोता है देखकर। हमारे इंडिया में आज भी आजकल ऐसा हो रहा है। देखो, कपल बर्न मतलब उनको जला दिया गया फॉर प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी। सॉर्सरी होती है काला जादू, जादू टोना, ठीक है, ब्लैक मैजिक, विजर्डरी, विचक्राफ्ट, ठीक है। इसका ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बेसिकली काला जादू, नेगेटिव किस्म का जादू। तो जो बच्चों के लिए कोई मैजिशियन आता है स्कूल में, वो सॉर्सरी नहीं कर रहा होता, ठीक है। सॉर्सरी का बहुत नेगेटिव मीनिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए वही है कि कुछ लोगों को एक्यूज़ किया गया, कुछ लोगों ने सोचा कि वो काला जादू कर रहे थे और उनको जला दिया गया, ठीक है। तो इस पर सेंटेंस हम बना सकते हैं। इसका एंटोनिम बाय द वे होगा नहीं, सीधी सी बात है, सॉर्सरी काले जादू का कोई एंटोनिम इतना होगा नहीं।
तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, वी कैन से आई डोंट थिंक ही बिलीव्स इन सॉर्सरी और एनी काइंड ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स, ही इज़ क्वाइट अ स्केप्टिक। मैं नहीं मानता है वो किसी काला जादू वगैरह पे वो यकीन करता है, ना किसी सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक सी कोई चीज़ हो उस पर कुछ यकीन करता है वो, ठीक है, क्योंकि वो एक स्केप्टिक है। स्केप्टिक का देखिए वैसे तो मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है कोई ऐसा आदमी वो तब तक किसी चीज़ पे यकीन ना करे जब तक उसको प्रॉपर एक प्रूफ दिखे उसका, ठीक है। तो स्केप्टिक की बहुत सारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, शक्की हो सकता है, अविश्वासी हो सकता है, मगर अविश्वासी ज़्यादातर होता है सिनिकल, ठीक है, साइनिक, वो कभी विश्वास करेगा ही नहीं। स्केप्टिक तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसको प्रूफ ना मिले, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है और याद रखिएगा ये एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, सॉर्सरी। ओके, देखिए आगे जो अगला एमसीक्यू है वो है आपको बताना है एक्सटेसी का क्या अर्थ है, ठीक है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ बताना है और जो पीडीएफ फाइल होगी उसमें इसके आंसर होंगे और या गुड लक, अटेम्प्ट करिए। देखिए अगला शब्द है ये। अब मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है आपको बताऊंगा तो आप कहोगे सर क्या है यार, ये लोग क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखते हैं ये। देखो इस शब्द को प्रोनाउंस करने का सही तरीका है सॉफ्रा, सॉफ्रा, बिल्कुल सैंग फ्रॉइड नहीं है, सॉफ्रा। क्यों सर, फ्रेंच वर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंच वर्ड है ये। और देखिए फ्रेंच में लिटरल इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो कोल्ड ब्लडेड हो। कोल्ड ब्लडेड क्या क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड मगरमच्छ होता है, कोल्ड ब्लडेड कोई छिपकली होती है, सांप होती है, सारे जो एनिमल्स है व्हाट आर दे, ये कोल्ड ब्लडेड है। मैं क्या हूँ? इंसान हूँ। आप लोग क्या हो? हम दोनों क्या है? वी आर वार्म ब्लडेड। अब देखो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं ना उनके बारे में एक चीज़ मशहूर होती है, उनमें एंग्जाइटी या मतलब होता है ना एंग्शियसनेस नहीं होती, बड़े ही काम होते हैं। कभी मगरमच्छ को देखना इतना कूल लगता है, चुपचाप स्वाम्प में अपना कोई उसका जो शिकार आएगा तब उस पर झपट लेगा। सांप भी दे लुक वेरी मतलब कंपोज काम। तो वहीं से ये सॉफ्ट रॉ ये वर्ड वहीं से ही आता है। इसका मतलब होता है जिस आदमी में बहुत ज़्यादा आत्मसंयम हो, बहुत ज़्यादा पॉयज हो, बहुत ज़्यादा कंपोजर हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो, लेवल हेडेडनेस हो। कोई भी आप उसको कल को गाली दे के चले जाओ, वो अपना नॉर्मल ही स्कूल उसको अचानक से या फिर कोई उसने कहीं में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक डूब गए, ही स्कूल उसको पता है उड़ जाएंगे वापस। ही इज सॉफ्ट रॉ, ही डज नॉट गेट एंग्शियस। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, द सॉफ्ट रॉ ऑफ द आर्मी कमांडर सेव्ड द चेक पोस्ट फ्रॉम बीइंग रिकैप्चर्ड बाय द एनिमी। तो यहाँ पे मिलिटरीली मैंने यूज़ किया है कि जो आर्मी कमांडर था उसका क्या, उसकी जो लेवल हेडेडनेस थी, जो उसका आत्मसंयम था, कूलनेस, कामनेस जो थी, सेल्फ कंट्रोल था, सेल्फ अश्योरेंस जो थी ना उससे, तभी देखो तभी आदमी सही डिसीजन ले पाएगा। क्योंकि जब आप वॉर में होते हो, अटैक हो रहा है, यू गेट नर्वस, अबे क्या करूं, हम हार गए तो क्या होगा। उस टाइम यू नीड समवन हु इज काम, यू नीड टू बी सॉफ्रा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा एंग्शियस, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, ठीक है, कंसर्न, ओ माई गॉड व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा बी सॉफ्रा। देखिए अगला शब्द है लंपेन। लंपेन द हिंदू में क्या कह रहे हैं? द हिंदू में कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टैकलिंग द लंपेन एलिमेंट्स। अच्छा देखो लंपेन बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड है। इसका अर्थ होता है उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा पहली बात क्लेवर या स्मार्ट नहीं होते, ना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा उन लोगों में कोई भी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि अपनी स्थिति बदल लें। वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। दे हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन चेंजिंग और इम्प्रूविंग देयर सिचुएशन। तो देखिए लंपेन के कुछ एक बहुत ही बढ़िया सिनोनिम्स यहाँ पे हैं, स्टूपिड, फूलिश, इडियोटिक, ठीक है, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ लंपेन। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, ही सिंग्स द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट अपील टू द लंपेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो होता है काफ़ी सारे कुछ रैपर्स वगैरह होते हैं, बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत ही ख़राब लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ऐसा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का जो लंपेन है उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो उनकी ऑडियंस है, वहाँ से वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो जो एंटोनिम होंगे इसके वो क्या होंगे? स्मार्ट, एरिस्टोक्रेटिक, ब्लू ब्लडेड। मतलब देखो सीधी सी बात है,
ये जो एरिस्टोक्रेटेड होता है, जो ब्लू लोडेड होता है, ठीक है, जो ये सब चीज़ों, ये जहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं, मतलब ऑलरेडी वो आदमी एजुकेटेड है, रिच है, और काफ़ी हद तक उसका दिमाग जो है इट इज़ क्लेवर, काफ़ी हद तक वो अवेयर है अपने आसपास की चीज़ों से, ठीक है। सो ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। एंड याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लम्पेन। देखिए अगला शब्द है ओड। ओड यहाँ पे द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट एज इफ द बैन ऑन काउ स्लॉटर इज़ एन ओड टू द काउ। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने बैन लगा दिया है काउ स्लॉटर पर, ये एक ओड है। ये ऑफ कोर्स एक सार्कास्टिक वे में कह रहे हैं। ओड देखो होता है खास टाइप की पोएम, एक कॉम्पोजिशन, एक कविता टाइप की, जो एक स्पेशली एक पर्सन को माइंड में रखते हुए आप बनाते हो, ठीक है, यूजुअली रिटन टू दैट पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि काउ स्लॉटर बैन करके आपने कुछ खास गाय के लिए कुछ बहुत ही बड़ा काम नहीं कर दिया, ठीक है। आगे एक और वर्ड है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओड आ सकता है, आ चुका है, तो आपको याद रखना है इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो हो सकते हैं सोनेट हो सकता है, इट कैन बी कॉम्पोजिशन, एक पोएम हो सकता है, ठीक है, पीस ऑफ पोएट्री, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ओड। आप ये भी कह सकते हो इफ़ आई कुड राइट गुड पोएट्री आई वुड राइट एन ओड टू यू ऑल। अगर मैं अच्छा एक कविता होता, मैं शायर तो नहीं, अगर मैं एक अच्छा कवि होता तो मैं आप सबके लिए एक ओड लिखता, मतलब कि एक पोएम लिखता जो स्पेशली आप लोगों के लिए है, ठीक है, आप पे बेस्ड है। देखिए अगला शब्द है एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट यहाँ पे द हिंदू में आगे लिखा हुआ है द काउ इन फैक्ट बिकम्स ए स्ट्रेंजली एम्बिवलेंट क्रीचर। अच्छा, एम्बी से आपको ये तो मतलब है ना, मतलब कि डुअल। अब जैसे मैं बोलता हूँ ये वर्ड, तो आई थिंक वो कैब में जिसने भी कोई स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस मैं बोलता हूँ कि मेरा दोस्त एम्बीडेक्स्ट्रस है, मतलब राइट हैंड से भी लिख सकता है और लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, मतलब बोथ हैंड से लिख सकता है। तो एम्बी का जहाँ भी मतलब होता है मतलब बोथ। तो एम्बी वैलेंट का क्या मतलब होगा, देखो एम्बी वैलेंट का अर्थ होता है जब आप क्लियर नहीं हो, जब आपके माइंड में दो दो चीज़ें चल रही हो, ठीक है, मिले जुले भाव हो, एक ये भी हो कि यार ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है, तो मिक्स फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो आप डाउटफुल हो, आप अनश्योर हो, आप अनसर्टेन हो, ठीक है। और उसके अलावा ये भी कह सकते हो, ये बहुत बढ़िया है यहाँ पे, इन ए डायलेमा हो, ठीक है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा हो, ठीक है, इन टू माइंड्स, इररेजोल्यूट हो आप। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने यही कहा है कि काउ स्लॉटर जो है उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला है कुछ खास उसने किया नहीं है, उल्टा और प्रॉब्लम सी क्रिएट कर दी है, ठीक है, इनका व्यू है, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है इस पर, आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग टू फील पॉजिटिव अबाउट द अपकमिंग टेस्ट एज अपोज टू माइल्डली एम्बिवलेंट। तो पहले मैं क्या था, पहले मेरे अंदर अनसर्टेनिटी थी, मिले जुले भाव आ रहे थे, क्या होगा क्या होगा, मगर अब धीरे धीरे मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, ठीक है। सो याद रखिएगा एमबी से इसका ये रूट वर्ड है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। आगे देखिए आप लोगों के लिए एक ईडीएम बेस्ड एमसीक्यू है। एक बार पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत टाइम पहले, आई थिंक एक या 2 महीने पहले के आसपास, डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया था मगर ये पढ़ा था हमने, ठीक है, वेंट हे वायर, ठीक है। तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है इन द कमेंट बॉक्स बिलो। बाकी डोंट हैव एनी फियर, आई एम हियर क्रिस्टल क्लियर, इसको कल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। देखिए अगला शब्द है लिंचिंग। लिंचिंग वर्ब है, तो यहाँ पर इसको द हिंदू की एक टाइटल है, यहाँ पे इसको यूज़ किया है, राजस्थान एक्सप्लेन्स इट्स एक्शंस पोस्ट लिंचिंग। लिंचिंग के बाद राजस्थान ने अपने एक्शंस एक्सप्लेन करे। देखो लिंचिंग कब होती है, देखो लिंचिंग बेसिकली होती है, ये रूरल एरियाज में थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। मान लो एक गांव है, वहाँ पर एक आदमी पे कोई एक्यूजेशन लगी, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में हुआ था कुछ महीने पहले, एक आदमी था उस पर आरोप लगा के उसने किसी लड़की का रेप किया है, जबकि ऐसा कुछ अभी तक कोई ना इस पर कोई प्रूफ हुआ था, ना कोई सॉलिड एविडेंस था, मगर उस वक्त रेप्स के खिलाफ ऐसी हवा बनी हुई थी, लोग इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि ऐसे लोगों से जो औरतों का सम्मान नहीं करते, मतलब रेप कर देते हैं। तो क्या किया, बहुत सारे लोग आए उसके घर के बाहर खड़े हुए, उसको घर के बाहर घसीटा, अरे घर के भी आई थिंक पुलिस स्टेशन से बाहर घसीटा, पुलिस स्टेशन में लॉक था वो, पुलिस स्टेशन से बाहर घसीटा और उसको फांसी लगा दी। तो वो क्या था, इट वॉज लिंचिंग। और वो जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग कौन थे, वो था एक लिंच मॉब। तो लिंच मॉब क्या करता है, उनको लगता है कि
कोई आदमी अगर गिल्टी है, उसने कुछ गलत किया है, चाहे सबूत हो ना हो, उस वक्त उनके इमोशंस पे, उनके सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है, वो उसको पकड़ेंगे और उसको फांसी लगा के वहीं पे उसका ख़त्म कर देंगे। तो राजस्थान में भी यही हुआ है, कुछ ये आई थिंक कुछ काउ से रिलेटेड कोई इशू था, तो एक आदमी को लिंच मॉब ने वहाँ पे मार दिया। तो लिंचिंग का मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका होगा बेकायदा मार डालना, किसी कायदे के, कोई रूल के बिना, किसी रेगुलेशन के बिना, बस ऐसे ही उसको मार डालना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, हैंग बाय द नेक, ठीक है। ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ लिंचिंग। बाकी इतना ज़रा इसके कुछ मतलब तो निकलेंगे ना, इसका कोई एंटोनिम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया कि एंग्री मॉब्स लिंचिंग समवन सस्पेक्टेड ऑफ मर्डर इज़ रॉन्ग इवन इफ दैट पर्सन इज़ एक्चुअली गिल्टी। तो मान लो एक बंदा है, उसने खून किया भी है, तो उसको कानून सजा देगा ना, लिंच मॉब आके सजा तो नहीं देगा कि उसको ऐसे जेल से बाहर निकाल के उसको लटका दो, ऐसे तो जंगल राज जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लिंच। देखिए यहाँ पे जो अगला वर्ड है ग्लेयरिंग, इसका अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही हो, एक्सट्रीमली ब्राइट हो कोई चीज़, ठीक है, बहुत हार्श हो, आँख पे लग रही हो। अब ये वर्ड आता है ग्लेयर से, GLARE। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन पे क्या होता है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं ग्लेयर है इस पर। ग्लेयर क्या होता है, बाहर धूप में जाओ तो चमकता है, एक स्ट्रॉन्ग, एक मतलब होता है ना डैजलिंग सी, ब्लाइंडिंग सी, उस पर ग्लेयर आती है, ठीक है, विच इज़ अनवांटेड, लोगों को पसंद नहीं होती वो। तो देखिए यहाँ पर द हिंदू में क्या कह रहे हैं, देर आर ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन आर सोशल सिस्टम। तो ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या ये कहना चाहते हैं चमकती हुई इनइक्वालिटीज है? नहीं, यहाँ पे एसेंस समझने की ज़रूरत है। ग्लेयरिंग का एक अर्थ तो ये भी होता है जो बहुत डैजलिंग हो, स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली ब्राइट हो, चमकदार हो। एक ये भी मतलब होता है जो ऑब्वियस हो, दिख रही हो, स्पष्ट हो, जो प्लेन यू कैन जस्ट सी इट कि है इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस है द ग्लेयरिंग फॉल्ट विद द फोन इज द लैक ऑफ गुड स्पीकर्स। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन विन से नहीं बनाया, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑब्वियस एक इस फ़ोन में एक फॉल्ट है, कमी है कि स्पीकर कमज़ोर है, मैं गाने नहीं बजा पाता इस पर, ठीक है। सो ग्लेयरिंग का यहाँ पे ये भी अर्थ हो सकता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि दैट सिटी हैज़ ग्लेयरिंग, कुछ भी कह लो यार, इट हैज़ ग्लेयरिंग इशूज़ विद द म्यूनसिपल कमीशन वगैरह, कुछ भी ऑब्वियस है, दूर से ही दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा इसका, सीधी सी बात है, छुपा हुआ, हिडन, कंसील्ड, कंसील करके रखा हो, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस, और उसके अलावा माइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ग्लेयरिंग। फाइनली देखिए टास्क ऑफ द डे है आज का, आपको सेंटेंस बनाना है सॉर्सरी पे, ठीक है। सो मेक अ गुड सेंटेंस ऑन सॉर्सरी, गुड लक विद दैट। एंड जो लोग सेंटेंस बना रहे हैं उनका प्रोत्साहन करिए अगर आपको सेंटेंस बनाने का मूड नहीं कर रहा, और कम से कम MCQ का आंसर दे ही दीजिए। जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो आप लोगों की कमेंट्स है, तो जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखता रहूँ। सो प्लीज़ डू कंसिडर शेयरिंग आवर वीडियो, गिविंग इट अ लाइक। जितना आप लाइक देंगे उतना लोगों को शेयर करने में भी आसानी होगी। सो yeah, that's about it. I will see you the day after tomorrow. Bye.